या फिर ना हो। देखिए जरा। चुनाव हो या फिर ना हो, कांग्रेस की जंग लगातार जारी है। कभी विरोधियों के खिलाफ तो कभी अपने ही अपनों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठियों की है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस ने अपने ही अपनों को गद्दार बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में चल रही ये जंग पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। अगर पार्टी ने समय रहते इस कलह को नहीं सुलझाया तो ये आगामी चुनावों में भी पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। अगर लड़ाई टक्कर की हो तो जीतने का मजा कुछ और ही है, लेकिन अगर लड़ाई घर में हो तो अपनों के दिए जख्मों पर इलाज भी बेअसर है। जंग एक ओर से हो तो हार या जीत होती है, लेकिन जब अपनों से ही घाव मिले तो उसे उभर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। कांग्रेस जहां अपने विरोधियों से जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनों के बीच रार भी कांग्रेस की परेशानी कम करने का नाम ही नहीं लेती। बीजेपी की बंगाल में जीत पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश खुशियां मनाता है तो राहुल गांधी रोने बैठते हैं। 99 चुनाव ये हार चुके हैं और अब हारने के शतक लगने का इंतजार है। हर मौके पर, हर खुशी के मौके पर सारा देश खुशी मना रहा है। कई सालों के बाद बंगाल आजाद हुआ है। देखा है कि जब जब देश खुशियां मनाता है राहुल गांधी जी रोने बैठ जाते हैं, उनको रोना आता है। 99 चुनाव हार चुके हैं, हम तो उनकी सेंचुरी मनाने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी को जहर की राजनीति से जीत मिली है। आपने देखा किस प्रकार से लोगों में जहर फैलाया गया, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उससे भी ज्यादा जो कि हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि निष्पक्ष होकर वो चुनाव लड़वाए, वो निष्पक्षता आपको कहीं नजर नहीं आई। बहुत सी बातें हैं, हमारी पार्टी उसको उठाती भी रही है और उचित फोरम पर उठाती भी रही है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि पार्टी में मठाधीशों ने कार्यकर्ताओं के हितों का सौदा किया। हरियाणा कांग्रेस में आकर कुछ कोतरी बैठ गई हैं। ये वैसे तो बड़ी कूदते हैं कि हम ये कर देंगे, हम समाज के लिए ये किया, हमारे समाज ने हमारे ये कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की समाज में जब खाई खोदी जा रही है तो कोई एक व्यक्ति आगे बोला, मुझे बताओ, कोई भी बोला हो तो किसी ने ये कहा जींद के अंदर, मैं इस बात का आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जींद के अंदर एक नेता आता है जो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच का ना कांग्रेस की सोच का है, और वो आके किसी समाजों को टारगेट करता है, तो पीड़ा, उस बात की मुझे पीड़ा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मानसिक तौर पर बीमार है। अब तो कांग्रेस समाप्ति की ओर है। वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को वोट देने वाले ही लोग कांग्रेस से किनारा कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आते हैं, उनकी गिनती भी होती है, पता भी चलता है, बहुत सारे उनके उम्मीदवार जीतते भी हैं। ये जो जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार है एक प्रकार से, तो वो उनको भी ऊपर आरोप लगाते हैं। ये उनकी मानसिक बीमारी है। ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे चलेंगे कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है, और देश की जनता अपने आप से ही कांग्रेस से के इन नेताओं के बयान की वजह से तंग आकर उनको वोट देना ही बंद कर देंगे। एक तरफ कांग्रेस के विरोधियों के साथ जंग जारी, तो दूसरी ओर अपने ही पड़ रहे पार्टी पर भारी। क्या कांग्रेस इस अंदरूनी कलह से उबर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक करके सभी सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, हरियाणा कांग्रेस में क्यों जारी है आखिर अंतर्कलह? वहीं सवाल नंबर 2, बाहर कैसे निपटे जब अपने ही खटके? सवाल नंबर 3, क्या हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब लेंगे हमारे साथ पैनल में सत्ता पक्ष विपक्ष सभी जुड़ेंगे और इन सवालों को जो है प्रमुखता से उठाया जाएगा। और बार बार कांग्रेस पार्टी पर अंतर्कलह के आरोप लगते हैं, बार बार गुटबाजी के आरोप लगते हैं, बार बार बयानबाजी देखने को मिलती है। अब जो है सीधे तौर पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ये सभी सवाल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गुलशाद अली चौहान जी जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ एनएलडी से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुलशाद जी से करना चाहूंगी। गुलशाद जी, फिलहाल मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ही रहने वाला है। बार बार आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी पर अंतर्कलह के आरोप लगते हैं, बार बार क्यों गुटबाजी के आरोप लगते हैं? जी गुलशाद जी। प्रिया जी, चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि भी कांग्रेस में अंतर्कलह या फिर इस तरीके की बातें, अंतर्कलह देखो, अंतर्कलह नहीं होती, विचारों में विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये अंतर्कलह नहीं होती। आप लोग देख रहे हैं भाई, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो सेंटर से मॉनिटर होता है, सेंटर स्टेट को नोटिस करता है, उसके बाद ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाता है। लेकिन आप हमें कह रहे हैं अंतर्कलह तो आप रेखा शर्मा की और कुलदीप बिश्नोई जी की, मोहन बडोली जी जो अध्यक्ष हैं और कुलदीप बिश्नोई जी की अंतर्कलह ये होती है। वो एक हरियाणा के एक निर्माता जो एक तरह से मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी के बारे में, रेखा शर्मा जी की जो लैंग्वेज है, बदमाश बोलना किसी मुख्यमंत्री को, और वो एक इतने बड़े नेता थे, जनमानस के लीडर थे, उनके बारे में बोलना, और फिर कुलदीप बिश्नोई जी द्वारा उनके द्वारा उन पे कटाक्ष करना। उसके बाद मोहनलाल बडोली जी जो भी बता रहे थे कि भाई ये हो गया, उनको मानसिक बीमारी तो उनको है, जो भजनलाल जी को भी जी बोलने में भी दिक्कत है उनको, और मोहनलाल बडोली को ये देखना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई की वजह से उनकी सरकार बनी है। वो बता रहे थे कि मैंने 7% वोट अपना ट्रांसफर किया है, तब जाके इनकी सरकार बनी है 3 बार। तो ये क्या करते हैं भाई, अपनी अंतर्कलह को देखते नहीं और कांग्रेस के अंतर्कलह के बारे में। और आप ये देख रहे हैं भाई, सुभाष बराला वर्सेज एक तरह से जो हमारे क्या कहते हैं उसको, देवेंद्र बबली जी, विपुल गोयल वर्सेज कृष्णपाल गुर्जर, गौरव गौतम वर्सेज कृष्णपाल गुर्जर, अनिल विज वर्सेज मनोहर लाल खट्टर। तो ये इनमें चला हुआ है, हमारे में कहाँ चला हुआ है? हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने भी इन्होंने ईडी सीबीआई लगाने के बाद भी हमने राज्यसभा चुनाव में इनको धूल चटाई है। और रही बात, ये कह रहे हैं भाई घुसपैठिया का मतलब उन्होंने संस्थाओं में घुसे हुए बाहरी लोग, जैसे ज्ञानेश कुमार जी हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए 98,67,000 वोट काट दिए, जबकि बीजेपी की जीत का अंतर 32 लाख वोट है। तो 98 लाख वोट काटने से ही ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि हमने तो विपक्ष में चुनाव लड़ा है दोनों पार्टियों के खिलाफ, और हमने केरला के अंदर आपको पता है हमने कैसी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमने 103 सीटें जीती हैं। तो हमने वहां पर सरकार बनाई है, और अभी हम विजय थलपति के साथ में तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये जो है ना, अपने अंदर अपने चिंतन करें बीजेपी वाले। हमारे बारे में डेली भाई कांग्रेस में ये गुटबाजी है, गुटबाजी नहीं होती मैडम, ये लोकतांत्रिक एक तरह से स्वतंत्रता होती है, और अब विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और सभी लोग आपस में अंतर्द्वंद चलता रहता है, इससे सीखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं, और हमारी पार्टी कोई गुटबाजी नहीं है, अंतर्कलह नहीं है। राज्यसभा चुनाव में जो हुआ वो आपने भी देखा, सभी ने देखा किस तरीके से क्रॉस वोट हुए, वोट रद्द हुए, और वो क्या था? वो भी गुटबाजी नहीं थी, वो भी अंतर्कलह नहीं था। राज्यसभा इलेक्शन में भी गुटबाजी नहीं थी, वो गुटबाजी नहीं थी, वो धनबल था, बाहुबल था, ईडी थी, सीबीआई थी, और उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो कि हमारी विचारधारा से अगर अलग चलता है, जो गद्दारों में जाता है एक तरह से, क्योंकि वीर सावरकर वाले लोगों में जाएगा। तो हमने क्या किया, उनको सो कोज नोटिस जारी किया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हम लोग क्या है, हमारी पार्टी अनुशासन के नाम पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कितने बड़ा लीडर हो, कितना ही जनमानस। कहना है कोई भी अंतर्कलह नहीं है, बीजेपी डराती है, धमकाती है, जिस वजह से जो है विधायक सांसद दल बदल लेते हैं, राइट? जी 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 जी। ये क्या है, संवैधानिक फैसला था निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी में 1 सीट से जीत दर्ज की है, केवल 1 वोट से।
संवैधानिक एजेंसियों में इन्होंने हमारी चार वोट इन्होंने क्या किया। इलेक्शन कमीशन में जो पंकज अग्रवाल जी इन्होंने वहां पर इलेक्शन का वो पर्यवेक्षक बना रखा था, उसको इतने फोन किए, इन्होंने इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गया। और उसके बावजूद हमारी 5 वोट इन्होंने हमारी रद्द कर दी, कैंसिल कर दी, वरना तो हम बहुत कंफर्ट जोन में थे। और इन 4 वोट अगर हमारी ये एक तरह से इन्होंने खरीद भी ली, जो भी किया इन्होंने, उसके बावजूद भी हम 5 वोटों से 6 वोटों से हम जीतते इस इलेक्शन को। लेकिन क्या है, सरकार है, मशीनरी है, सिस्टम है, ये लोग करते हैं। और आप लोग सभी जगह देख रहे हैं, आप लोग वेस्ट बंगाल में देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये चीजें चलती है। हरियाणा में भी इन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल से वोट डलवाई थी और राहुल गांधी जी ने उसको एक्सपोज करके दिखाया था। इसीलिए हम कहते हैं भाई, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये जो सरकार जो है, जनमानस की चुनाई सरकार नहीं है, इन्होंने जनता का जनमत सर्वेक्षण जनमत को चुराया हुआ है और वोट चोरी से इन्होंने सरकार बनाई है भाजपा ने। ठीक है, संदीप हिंदुस्तानी जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। देखिए, आपने सुना और साफ तौर पर बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी में है और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। जी संदीप जी। जी नमस्कार प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस जो आज बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है, उस कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब इस तरीके की बातें करता है कि घुसपैठियों की सरकार है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये लोग जनता के द्वारा दिए हुए जनादेश को किस प्रकार से नकारते हैं, किस प्रकार से जनता के द्वारा दिए जनादेश का अपमान करते हैं और उसको घुसपैठिया बोल के उसका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। तो देश की जनता बड़ी बारीकी से कांग्रेस की तरफ ये देखती है। पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और कांग्रेस पार्टी को वहां पे मात्र 2 सीटें मिली। तो वहां पे इनको लगता है कि वहां पे घुसपैठियों की सरकार है, जो जनता ने एक तरफा जनादेश दिया उसका अपमान करने का ये काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केरल में जब इनकी सरकार बन जाती है तो वहां पे लोकतंत्र की जीत होती है, वहां पे संविधान की जीत होती है, वहां पे मतदाताओं की जीत होती है, वहां पे कांग्रेस की जीत होती है। पश्चिम बंगाल में बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम में दिक्कत हो गई, लेकिन केरल में ईवीएम भी बिल्कुल साफ हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि ईवीएम कहां पे खराब है, कहां पे सही है। जब ये लोग हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाती है, हरियाणा में हारते हैं तो ईवीएम के फिर से बुखार हो जाता है, जब कर्नाटक में जीतते हैं तो वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश में हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है। मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि 2014 से जब से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से देश और प्रदेश की जनता का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे है, भाजपा में भरोसा है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पे भरोसा है। यही कारण है कि आप सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव ही नहीं आ रहे हरियाणा में, आप निकाय चुनाव में भी बुरी तरीके से आ रहे हैं। वहां पे कौन सी वोट चोरी हो गई, वहां पे कौन सी ईवीएम खराब हो गई। पिछली बार 10 निकाय में चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी को अंडा मिला था, तब आप किस पे आरोप लगाएंगे, किस चीज का विधवा विलाप करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव था, यही नगर निकाय के चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी ने अंडा दिया था, 11 सीटों पे थे और वहां तो ईवीएम भी नहीं थी, वहां तो बैलेट पेपर से मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस 0 पे सिमटी, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी ईवीएम नहीं थी, लेकिन आप ही के 9 लोगों ने निर्दलीय का समर्थन किया। ये लोग जनता के मुद्दों को न उठा के ड्राइंग रूम में, एसी रूम में बैठ के मुद्दे डिजाइन करने वाले लोग। बिहार में इन्होंने एसआईआर के नाम पे कितना बड़ा, मैं आपको बताता हूं प्रिया जी, जनता को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रमित करने की कोशिश करती है। बिहार में एसआईआर के नाम पे इन्होंने वोटर जन अधिकारी यात्रा निकाली। वोटर जन अधिकारी यात्रा में 60 लोग भी, 50 लोग भी ऐसे इकट्ठा नहीं कर पाए जिनके वोट कटे हों। और जिधर जिधर से वोटर जन अधिकारी यात्रा निकली, वहां से कांग्रेस का और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी को बिहार में 243 में से मात्र 6 सीटें मिली थी। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर लोगों का वोट कटता वहां पे, ये जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे वोट कटा है, भैया वोट कटा किसका है? तो इस दुनिया में 98,67,000 वोटों का आपने एक तरह से एफिडेविट दिया है वोट कटे और ये ज्ञानेश कुमार जी अपनी नाकामियों को छुपाते हैं,
जी। आप अपनी नाकामियों को ठीक छुपा है, संदीप जी। के और उल्टा दोषारोपण जनता के ऊपर करते हैं, जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। यही कारण है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश के ऊपर राज किया था, वो आज देश में 6 राज्यों में भी नहीं है, वो ठीक सिमट है। चुकी है। और अगर इनकी हालत ऐसी रही तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिया जी कि जी। 2047 में जब विकसित भारत बनेगा, उस समय तक कांग्रेस हिंदुस्तान से बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि ये जनता के मुद्दे नहीं उठाते, ये जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इनको जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता ने, आसाम की जनता ने, पुदुचेरी की जनता ने अपना जनादेश सुनाया है, केरल में हमको भी कम सीटें आई है, लेकिन हमने तो जनादेश का सम्मान किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में कितनी सीट आई है हिंदुस्तानी जी? जनता को भ्रमित करती तमिलनाडु में कितनी है। सीट और आई मैं है आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हरियाणा में पुडुचेरी में कितनी सीट आई है बताना एक बार। हरियाणा में निकाय मीडिया चुनाव बताओ, अभी सुन पुडुचेरी में लीजिए कितनी आप। सीट आई ठीक है, आपकी? एक करके ऐसे चर्चा संभव नहीं है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, ठीक है। गुलशाद जी काफी देर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। गुलशाद जी, पुडुचेरी में ठीक है, कांग्रेसियों की जमानत संदीप जब्त जी, हो जाएगी। ठीक है आप संदीप इंतजार जी। कीजिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। जनता संदीप जी भली मुझे बात भी सारी सुनिए ना। चीजें देगी। संदीप जी, मैं कब से इंटरप्ट कर रही हूँ जी, जी। आपको। रुक जा बस, रुक जा गुलशाद भाई जी, संदीप, ठीक रुक है, जा। कुलदीप वत्स का बयान आपने सुना जो अभी आया है। बिल्कुल सुना है। कुलदीप वत्स जी ने कुछ दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए थे। उन्होंने कुलदीप वत्स जी ने गुलशाद जी क्या से कहा? सवाल है मेरा, गुलशाद जी से। गुलशाद जी, कुलदीप वत्स का बयान संदीप सुना? हिंदुस्तानी जी मुझे बोलने दीजिए, आप रुक जाइए, अभी ब्रेक ले लीजिए थोड़ा। जी गुलशाद जी, अपनी बात को रखिए। कुलदीप वत्स का बयान सुना आपने? अपनी ही पार्टी पर बताइए, आरोप क्या लगाते बयान हुए है? नजर आ रहे हैं। क्या बताया, बताइए, आप आप बताइए। बताइए ना, आपने बयान सुना होगा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी की गंदगी, जो पार्टी में गंदगी मची हुई है उसको साफ करना है। अभी मेरे को पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, पर पार्टी में गंदगी है। ये तो प्रिया जी अच्छी बात है। अगर पार्टी में कुछ उनको लग रहा है, उनकी नजरिए से लग रहा है, तो पार्टी उस पर गौर करेगी। वो उस बारे में अगर हमें तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बताएं कि भाई क्या क्या गंदगी साफ करनी है। क्या भाजपा के कुछ घुसपैठी हमारी पार्टी में घुस गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है उनके बारे में बोल रहे हो। क्योंकि अभी देखा है आपने राज्यसभा चुनाव में हमारे साथ में हमारे कुछ एमएलए ने बीजेपी से एक तरह से जो भी किया, इन्होंने ट्रेडिंग की, हॉर्स ट्रेडिंग करी, और उसके बावजूद जो उनका हलवा, तो हो सकता है उनके तरफ इशारा हो सकता है। और अच्छी बात है पार्टी में अगर हम सकारात्मक रूप से नए अगर हम प्रयोग करते हैं, हम सुधार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसे मीडिया ट्रायल क्यों बनाना है? हम कर लेंगे उससे बात। अगर उसमें कोई ऐसी बात है तो हमारी जो हाईकमान है इस बारे में बात कर लेंगे। अब हमारे कुलदीप वत्स जी हमारे सम्मानित एमएलए हैं, बादली से विधायक है, और उन्होंने भाजपा के एक तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी को राय जो उनके अध्यक्ष थे। जी ठीक है गुलशाद जी। ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। मैं फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर एनएलडी के इस पूरे मामले पर क्या राय है? जी ओंकार जी। देखिए प्रिया जी, दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि आज देश और प्रदेश में एक चर्चा का माध्यम बनी हुई है ईवीएम, वोट चोरी। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो लोकतंत्र के घातक है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास लगातार ईवीएम से कम होता जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी व्यवस्था साबित हो सकती है। इसका जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन। दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस में गुटबाजी और धड़ेबाजी है। देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कबूतर बैठा हुआ, बिल्ली सामने है, और कबूतर आके बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली तो है नहीं, तो नुकसान तो कबूतर का होना है, खा जाएगी बिल्ली उसको। यही हालात है। आज कांग्रेस को इस चीज में सोचना पड़ेगा। अगर हमारी इनेलो में कुछ कमियां थी, हमारा टूट हुई, हमारा परिवार भी टूट गया, पार्टी भी टूट गई, मात्र एक सीट रहेगी, और हमारे में मात्र एक गद्दार था। आया सीएम करके उसने बंटाधार कर दिया पूरी पार्टी का। और हमने बहुत मुश्किल से 2019 के पश्चात अब जाके अपनी पार्टी को अच्छे स्टैंड पे लेके आए। आज कांग्रेस में बहुत से ऐसे एमएलए हैं जो जीत के तो कांग्रेस की सीट पर आए। मैं निंदा करता हूं उनकी, क्योंकि जिस पार्टी ने टिकट दिया वो पार्टी मां होती है, उसी की सेवा करना धर्म होता है। और अगर कांग्रेस की टिकट पर क्रॉस वोट करते हैं विकास के नाम पर बीजेपी को, तो ये निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं कानून इतना सख्त होना चाहिए कि जो विधायक जिस पार्टी से जीत के आए, जो सांसद जिस पार्टी से जीत के आए, अगर उस पार्टी को वो अलविदा कहता है तो उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए, क्रॉस वोट करता तो जानी चाहिए। हाँ, पार्टी उसको निकाल सकती है, वो पार्टी का अपना अख्तियार है, अपना अधिकार है,
लेकिन आज कांग्रेस के अगर 5 विधायक क्रॉस वोट कर जाते हैं और 4 विधायक वोट गलत कर जाते हैं, आप सोचिए प्रिया जी, जो विधायक लगभग 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अगर राज्यसभा में उसे वोट डालनी नहीं आती तो लानत है ऐसी काबिलियत पर, लानत है ऐसी विधायकी पर जो अपने इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और वोट डालनी ना आए। ये तो बहुत अजीब बात है। कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर ना होती आज बीजेपी की सरकार ना होती, क्योंकि 2024 में जनता 70+ सीटें देने वाली थी। प्रत्येक चैनल, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है। कुछ गलतियां थी कांग्रेस की, जैसे इनमें गुटबाजी थी, इन्होंने सीटों का बंटवारा ठीक नहीं किया, उसमें इनका संगठन नहीं था, जिसकी वजह से आज बीजेपी को जनता झेल रही है। बीजेपी शासन नहीं कर रही है, बीजेपी को जनता झेल रही है, भुगत रही है, और इस सारे नतीजे के पीछे जिम्मेवार कांग्रेस है। हाँ, हमारे को जनता ने अहमियत नहीं दी, हमारी मात्र 2 सीट आई थी, लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजे और अब राज्यसभा चुनाव के नतीजे, ये जनता ने स्पष्ट देख लिया कि किस व्यक्ति की गलती से बीजेपी आज शासन कर रही है। आज जनता में एक ही आवाज है, चौधरी अभय सिंह चौटाला चाहे 2 सीट है हमारे पास, लेकिन वो जनता के प्रत्येक मुद्दे को प्रत्येक स्थान पर, चाहे सड़क हो चाहे विधानसभा हो, उठाते हैं और हल भी करवाते हैं। आपने देखा होगा जब किसानों के सम्मुख समस्याएं आई तो किस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को हो या कोई और अधिकारी हो, उसको मौके पर बुलाकर समस्या के निदान करने के लिए मजबूर भी किया। ये जो शक्ति है, ये जो अधिकार है, ये जो क्षमता है, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी एक नेता का नाम बता दीजिए प्रिया जी, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जैसे वर्किंग करता हो, या जिसकी आज सत्ता में 21 साल हो गए दूर होते हुए भी आज भी अधिकारी बहुत गौर से बात सुनते हैं और उसके किए हुए फोन पर अमल भी करते हैं। मात्र एक नेता है पूरे हरियाणा में, ये जनता देख चुकी है। हम टूट गए थे, हम बांट गए थे, इसलिए हमारी 1 सीट रह गई थी, आज 2 है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में देखना जनता का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को 2 चांस दे चुकी है जनता, तीसरा चांस देके देख लिया। अब जनता का रुख जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ है, और आने वाला समय जनता के लिए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए सेवा का मौका है। ठीक है, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आपने पूरे पैनल को सुना और साफ तौर पर बार बार कांग्रेस पार्टी पर अंतर्कलह के आरोप भी लगते हैं। राज्यसभा चुनाव की मैं बात करूं, मैं विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, या फिर जिस तरीके से भी बयानबाजी देखने को मिल रही है, कुलदीप वत्स का बयान सामने आया, लगातार इस तरीके के बयान सामने आते हैं। वहीं मैं बीजेपी की बात करूं तो आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आते हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ये अंतर्कलह देखने को मिल रहा है, इसका प्रभाव चुनावों पर पड़ेगा? जी मनोज जी। सही बात बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें कांग्रेस के अंतर्कलह ने कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने में थोड़ा सा रोक दिया। हालांकि कांग्रेस जो है हरियाणा में स्ट्रांग है, 37 सीट से लेके आई है, और स्ट्रांग विधानसभा में भी हम लोग देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन स्ट्रांग है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस डूबती हुई है यहाँ पे हरियाणा में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रीजनल पार्टी का जो एक उत्थान हुआ था 1990 के बाद, लेकिन अब वही रीजनल पार्टी जो है वो परिवार बाद में जो है वो सिकुड़ गई है, जिसके कारण लोगों को जो है अब नेशनल पार्टी की ओर दिखाई देने लगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा, चाहे बिहार की बात हो, आरजेडी थी वहाँ पे, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ पे हरियाणा में भी जो है आईएनएलडी है, और इसमें भी 2 भाग हो गया, इसमें भी परिवारवाद ज़्यादा आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरे इंडिया में और लगभग सभी स्टेट्स में स्प्रेड हो गया है, उससे ये लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ये था कि परिवारवाद को हटाओ, ताकि एक नेशनल एस्पिरेशन को या नेशनल इशू को लेकर के जो है पैन इंडिया एक बहुमत बनाया जा सके, और जो भी नेशनल लेवल पे जो भी इशू हो उसको एड्रेस किया जा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है समहाउ भारतीय जनता पार्टी सक्सेस रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने जो लीडर्स हैं कांग्रेस में, वो हाईली एस्पायर्ड हैं। सभी लोग
चूंकि सीनियर हैं, वो सब लोग सोचते हैं कि वो अच्छे पोजीशन पे कांग्रेस में रहे, अगर गवर्नमेंट हो तो चीफ मिनिस्टर बने। आप लगभग सभी स्टेट्स में जाके देख लीजिए, अगर जो भी लीडर्स हैं उनको लगता है कि कांग्रेस में हम अगर सीएम नहीं बनेंगे तो पार्टी के लीडर को जो सीनियर हैं उनको भी नहीं बनने देंगे, और अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ पे कोई बड़ा पोजीशन ले लेते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेम गेम जो कांग्रेस पार्टी करते आई है, इससे अच्छा है कि अपने घर को पहले सुदृढ़ करे। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं कि उसमें जो कांग्रेस में जो दल होता है, 4-5 जो ग्रुप्स होता है, वो अपने अपने जो फेवरेट लोग होते हैं उन्हीं को टिकट दे देते हैं, जिसके कारण जो पार्टी कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से काम करते रही है उनको टिकट नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है रिजल्ट में जो है चेंजेज आ जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी जो है चूंकि सेंटर में स्ट्रांग है और लगभग सभी स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट है, तो इनमें आपको डिसिप्लिन दिखेगा। वहीं जो रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अभी डिसिप्लिन नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिस तरह से राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुआ और डिस्क्वालीफाई भी हो गया। तो इसका मतलब ये जाता है इंटेंशन कांग्रेस के लीडर्स का है, वो अपने पार्टी जो सीनियर लीडरशिप हैं उनके बात को फॉलो नहीं करते हैं, और वो छोटी छोटी सी जो भी इशू हो या उनको लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका फ्यूचर अच्छा हो और उनको लगता है कि कांग्रेस अगर निकाल भी देगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी या अभी तो भारतीय जनता पार्टी है, इसी में उनका एक अपना करियर देखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेम गेम के सिवाय मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी और या रीजनल पार्टी आईएनएलडी भी हो, अपने लीडर्स को अगर स्ट्रांग रखे, अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, फेवरिज्म ना हो, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो परिस्थितियां कांग्रेस फेस कर रही है उसे निजात पाया जा सकता है। ठीक है मनोज जी, ठीक है। गुलशाद जी, आपको नहीं लगता है कि क्या पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अंतर कला है इससे दूसरी पार्टियों को फायदा हो रहा है यहाँ पर? जी देखो, हमारी पार्टी में जो है अभी क्या नाम, जब से राव नरेंद्र सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने हैं जी, तो वो लगातार हाईकमान को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये जो है ना गुटबाजी की बात, ये सभी पार्टियों में होती है और ये लोकतंत्र में ये चीजें जायज भी हैं। अभी बता रहे थे मेरे आपको जो नहीं लगता, देखिए विधानसभा चुनाव में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, हमने भी कवर किया और जनता से भी बातचीत की, पूरा माहौल आपके ही पक्ष में था, पर ये जो छोटी छोटी चीजें होती है इसका नुकसान तो कांग्रेस पूरी पार्टी को ही हो रहा है ना। अब देखिए नगर निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इम्पैक्ट तो चुनावों पर ही पड़ता है। राज्यसभा चुनाव भी आपने देखा, सिर्फ एक की वजह से जो है पूरा चुनाव आपके हाथ से जा सकता था। देखिए जनाब, अभी मेरे जो साथी बता रहे थे कि भाई टिकट वितरण में फेवरेटिज्म चलता है, वो सभी पार्टियों में चलता है। आप राव इंद्रजीत बोलते हैं कि मैंने 14 टिकट लिए हैं और पूरा अहिरवाल मेरे अंडर आया हुआ है। ऐसे मनोहर लाल खट्टर जी ने लिए हैं, अनिल विज जी ने लिए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी ने लिए हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने लिए हैं। जो ताकतवर लीडर होता है उसको ओबलाइज करना ही पड़ता है, उसकी कुछ एक तरह से लॉबी होती है, तो इसमें कोई गुनाह की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। और रही बात उसकी हमारे साथ में, चलो आप ये कह रहे हैं कि भाई उस टाइम पे थोड़ा सा इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास सही संगठन नहीं था। हमारे पास विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे पास हमारा संगठन तैयार नहीं था। अब हमारा संगठन तैयार है, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग लगा दिए गए हैं और हमारे जो सेल्स हैं वो भी सब एक्टिव मोड पर हैं और लगातार हमारी पार्टी इसी पर काम कर रही है, संगठन पर काम कर रही है। अभी किसी भी नेता के लिए, चाहे वो कितने बड़ा हो, कद्दावर हो, उसको हाईकमान को रिपोर्ट करनी पड़ती है और हम सभी अकाउंटेबिलिटी हमारी राव नरेंद्र जी के प्रति और माननीय खड़गे जी के प्रति है और हमने अपनी पार्टी को अनुशासित पार्टी के रूप में एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी आदमी इसमें गलती करता है जनाब, तो उसके खिलाफ हम अनुशासन के, गैर अनुशासन के, हम उसके खिलाफ निष्कासन का प्रक्रिया अपनाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी राज्यसभा चुनाव में बार बार इस पे डिबेट हो रही थी कि भाई कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी, डुलमुल रवैया है। हमने उनको एक तरह से हमें नुकसान भी होगा अभी फौरी तौर पे, लेकिन बाद में हमारे जो कार्यकर्ता है उसके अंदर इससे जोश और उत्साह पैदा होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी गलत लोगों पर कार्रवाई करती है और हम लगातार इस पे लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, चाहे कोई भी होगा, क्योंकि हमें अपनी पार्टी को साफ करना है। और हमारे जो बुरे लोग हैं वो बीजेपी में रूपी एक तरह से गंगा में जाकर नहा करके, वो वॉशिंग मशीन आपको पता ही है, वहां साफ हो जाते हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे एक तरह से अभी ये जो शुभेंदु अधिकारी हो, ये लोग सभी लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। बीजेपी ने शारदा घोटाला उठाया था और आज कह रहे हैं भाई वो तो हमारे से, उनसे तो अच्छा कोई इंसान नहीं है।
तो ये लोग क्या करते हैं, कुलदीप बिश्नोई को भी ईडी के डर से लेके कर गए थे, आज उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो की। और रही बात उसकी, कुछ लोग महत्वाकांक्षा के लिए पार्टियों में बदलते रहते हैं कि भाई भाजपा में जाने से मंत्री पद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो सच्चा कांग्रेसी नहीं है और ना ही हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारे राहुल गांधी ने साफ कहा है, मेरे पास जो मेरा वफादार आदमी है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, हमें उन लोगों की जरूरत है। हमें बड़े नाम की, बड़े काम की हमें जरूरत नहीं है। और हमारा संगठन लगातार एक तरह से सक्रिय मोड पर है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी अभी निगम चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नायब सैनी घर घर जाकर वोट मांग रहा है। आप इससे लगा दीजिए कि बीजेपी की हालत क्या है। अरे एक मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में वोट मांगता है क्या? स्थानीय मुद्दों पे इलेक्शन होते हैं, वार्ड के इलेक्शन होते हैं, इसमें मोहल्लों में सीवेज की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, बिजली की समस्या होगी, शिक्षा की और के नाम हॉस्पिटल की, ये समस्याएं होती हैं। और निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार आप लोग देख ही रहे हैं। प्रिया जी, आप भी कभी आपका वाकया पढ़ा हो तो 600 रुपए गज के हिसाब से कमीशन लेते हैं रजिस्ट्री पर। शायद आप भी, मेरे ख्याल से आपको भी कहीं ना कहीं इससे राब्ता हुआ होगा, एक तरह ऐसी बात नहीं है। तो इनके बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है और इनके नुमाइंदे वहां पर बैठ करके पैसे लेते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा था कि आत्ममंथन की जरूरत है या नहीं है। जिस तरीके से कुलदीप वत्स का भी बयान सामने है, कहीं ना कहीं जनता तक भी एक सीधे तौर पर जो है संदेश जाता है। देखिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब आपका कहना है कि बीजेपी पर निशाना साधा, देखिए मान लेते हैं, तो स्पष्ट तौर पर साधु ना, जिस तरीके से बीजेपी स्पष्ट तौर पर जो बोलती है, तो एक संदेश जनता तक जाता है ना। आत्ममंथन हमने कर लिया मैडम। अभी गोकुल सेतिया जी ने हमारे विजेंद्र सिंह के बारे में कुछ बोला था, तो उसमें भी उसने नरेंद्र सिंह जी ने बोला है भाई अगर उसने कोई भाषा का गलत प्रयोग किया है तो उसको भी नोटिस जारी करेंगे। अब हर बात पे हमारी पार्टी एक तरह से सजग है और आपने राज्यसभा चुनाव में भी देखा, हमने कार्रवाई की है। आप लोग देख भी रहे हैं कि हम कार्रवाई, ऐसी बात नहीं, हम कार्रवाई करते हैं। तो अभी हमारी पार्टी खैर अभी विपक्ष में है, तो सत्ता का थोड़ा सा डर होता है एजेंसियों का, उसको सभी को एक तरह से एमएलए एमपी को। आज बीजेपी का डर है मन में, तो वो किसी को भी तोड़ सकते हैं और वो किसी भी तरीके से धन बल से हॉर्स ट्रेडिंग से चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि यहाँ पर जो है हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को डराया जाता है और अगर पाला बदल जाता है तो वॉशिंग मशीन में सब कुछ धुलकर साफ हो जाता है। जी संदीप जी। देखिए प्रिया जी, जब कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता इस तरीके के आरोप लगाते रहेंगे तो ये अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे जी। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जनता की नब्ज क्या है, जनता का इमोशन क्या है और जनता चाहती क्या है। ये जनता की जन भावनाओं के अनुरूप बातचीत न करके, उनके अनुरूप फैसले न लेके अपने ड्राइंग रूम में कुछ इवेंट्स डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से चीजें डिजाइन करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। उनका कांग्रेस में मन नहीं लगता। किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, संदीप जी माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पंचकुला में वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि 8,545 लोगों की 17,086 डुप्लीकेट वोटर एंट्री पाई गई है, जो कुल वोटर्स का 8% से भी ज्यादा है। उन्होंने इसे सामान्य गलती नहीं बल्कि सुनियोजित वोट चोरी बताया है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का मॉडल वोट चोरी करो और चुनाव जीतो बन चुका है। उन्होंने मांग की है कि पूरी मतदाता सूची को दोबारा सार्वजनिक किया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के दायरे में लाने और जिन उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि इस मुद्दे की शिकायत चुनाव आयोग को भी दी गई है और वहीं सुरजेवाला ने कहा कि सभी सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र पर सवाल खड़े होंगे। नया कारनामा उजागर हो गया है। अब ये पंचकुला नगर निगम की वोट चोरी करना चाहते हैं, हार का सामने खड़ा देखकर। भाजपा का असली मॉडल क्या है? अध्यक्ष जी और मैं चर्चा कर रहे थे, वोट चोरी करो,
जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं। 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज, 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज, 8,543 वोटर। 4 दिन बचे, एक वोट भी डलने से पहले ही बीजेपी ने 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज यहां की हैं। नेक्स्ट प्लीज। 4 days left to clean a roll that is already rotten. 17,086 डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज हैं 8,543 लोगों की। एंड दिस इज अक्रॉस ऑल 20 वार्ड्स ऑफ पंचकुला। ये पंचकुला के 20 के 20 वार्ड्स में है। कुल वोटर हैं 2,08,000, यानी 8% से अधिक हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, और हजारों और भी होंगे। देखिए, अब सीधे तौर पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। वोट चोरी के आरोप लगाए गए। अब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उससे पहले सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि वोट चोरी का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, वोटर लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। सीधे तौर पर ये वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। चुनाव आयोग को शिकायत और सबूत को लेकर कहा गया है कि शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरी वोटर लिस्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अब सीधे तौर पर अगर कहा जाए, अब इस पूरे मामले पर माहौल जो है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जो है चर्चा पर वापस लौटेंगे और चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। एक बार फिर से संदीप जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी प्रिया जी, देखिए, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो चुका है और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो हरियाणा का कांग्रेस का नेतृत्व है उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है। इनको बिल्कुल पता है, ये इन लोगों को हार अपने सामने दिखाई दे रही है। तो चुनाव से पहले ही, मतदान से पहले ही इन्होंने अपना रोना धोना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार से ये एसआईआर की बातें कर रहे हैं, जो वोटों का झूठा आरोप लगा रहे हैं, कितने वोट कट गए, क्योंकि इनको पता है कि पंचकुला समेत सभी निकाय चुनाव में लोकतंत्र का एक तरह से नगर पालिका, नगर परिषद है। आप सुन लीजिए, आप पीछे मत बोलिए। आप मोहनलाल बड़ोली, आप बोल रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली चुनाव आयोग को एक एक करके मैं आपकी बात को आपकी जमानत जब्त होगी, आपकी जमानत जब्त होगी सभी निकाय चुनाव में। आप क्या बात कर रहे हैं? आप 25% से ज्यादा वोट आपसे नहीं मिलने वाला है। आपकी जमानत जब्त होगी। पंचकुला में आपका सुपड़ा साहब हो जाएगा, सोनीपत अंबाला में आपका सुपड़ा साहब हो जाएगा तीनों मेयर में। आप क्या बात कर रहे हो? आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। अभी फिलहाल संदीप जी अपनी बात को रखने दीजिए। जी संदीप जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये लोग किस तरीके से अभी से रोना धोना इन लोगों ने शुरू कर दिया। पंचकुला में विधायक किसका है? अभी कोई पूछे तो इनसे, भाई कांग्रेस पार्टी का ही तो विधायक है, लेकिन इनको पता है कि निकाय चुनाव में मेयर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की यहां से जमानत जब्त हो जाएगी। इन सारी चीजों को देखते इन्होंने आज पंचकुला में एक इवेंट डिजाइन किया, जो मैं अभी पीछे बता रहा था आपको, और वो इवेंट डिजाइन करके इन्होंने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया। आप अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। आप लोग जनता के जनादेश का अपमान करने वाले लोग अपने गिरेबान में जाके देखिए, आप अपने गिरेबान में जाके देखिए। हरियाणा जनता का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में है। हरियाणा की जनता का भरोसा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में है। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में है। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। ठीक है संदीप जी, गुलशाद जी अब अपनी बात को रखिए आप। ठीक है संदीप जी, कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पंचकुला दो निकाय चुनाव को हार रही है।
किसी कारण से इनकी बौखलाहट है वो चुनाव से पहले ही सामने आ गई है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, गुलशाद जी अपनी बात को रखिए। इनके रोने धोने का सिर्फ यही कारण है। ठीक है, गुलशाद जी अपनी बात को रखिए। मैं प्रिया जी एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड, संदीप जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रणदीप सुरजेवाला जी और राव नरेंद्र सिंह ने एक अभी आपके सामने एक वो पेश किया कि उसमें 8545 वोट इन्होंने क्या किया, उसमें एक तरह से गलत जोड़ दिए हैं, यानी डबल वोट जोड़ दिए गए हैं। तो ये हर जगह इनको आज तक इनकी एक तरह समीक्षा ही नहीं हो पाती। जब तक चुनाव होता है तब तक इनकी समीक्षा ही नहीं हो पाती। ये हर सरकार को चुरा कर बनाना चाहते हैं, जनमत का एक तरह से चोरी करना चाहते हैं। आपने देखा चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन के दौरान लाइव कैमरे के सामने इनका चुनाव अधिकारी मसीह वोट चुराते हुए पकड़ा गया और गिनती भी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की वोट को बीजेपी के खाते में गिन दिया। तो इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक क्या हो सकता है। और हमारे यहाँ राय में प्रिया जी, हमारे यहाँ राय में एक बूथ के ऊपर ब्राजीलियन मॉडल, अगर उससे पूछे जाए भाई वेयर इज राय, तो उसको यही नहीं पता भाई वेयर इज राय, ये नहीं पता सोनीपत कहां पर है, तो उसकी वोट इन्होंने यहाँ डाल दी। और राहुल गांधी जी ने डेमोन्स्ट्रेशन लाइव करके दिखाया कि इन लोगों ने कैसे हर जगह पर वोट बढ़ा करके इस तरीके से फर्जी वोट बना करके इन्होंने वोट डालनी है, जिससे इनकी सरकार बनी है। वरना कांग्रेस का वोट बैंक 39% था, इनका 39.5 था, जिसमें 0.5 का अंतर था हमारे लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन इनकी क्या सीटें कहां थी और हमारी सीटें कहां थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मैनिपुलेट करके ये सरकार को चुराते हैं और वोट चुराते हैं और विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हिमाचल का जो विधानसभा चुनाव था, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंट था कांग्रेस और बीजेपी का, वो 1% से भी कम था और वहाँ पे कांग्रेस के 12 से 15 सीटें ज्यादा आ गई। आइए किस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाते हैं, देखिए आपके चैनल के ऊपर बैठ के सरकार बनाते हैं। आप जो विधायक चुना जाता है उसको तोड़ते हैं, बाद में आप सरकारें गिराते हैं। अरे आप लोग अगर तानाशाही का शौक है तो तालिबान की तरह आप लोग अफगानिस्तान में जाइए ना। ये भारत है, दुनिया की सबसे हेल्दी डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है। आप लोग क्या है, आप लोग तो ये हिंदुस्तान है, दुनिया की सबसे हेल्दी डेमोक्रेसी है। इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, यहाँ से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। जनता यहाँ तैयार बैठी हुई है। अभी आगे जो भी चुनाव होंगे आपका सुपड़ा साफ होता हुआ चला जाएगा। आपकी सरकारें कहीं बचने वाली नहीं है, कहीं सरकारें नहीं बनने वाली। जनता का भरोसा नहीं है आपके ऊपर। आप जनता को भ्रमित करते हैं, अपनी नाकामियों का ठिकरा जनता के ऊपर फोड़ते हैं, जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। आप लोगों का केरला में 2 सीटें हैं और आपकी पौंडीचेरी में 2 सीटें हैं, ये आप लोगों का वजूद है। और वेस्ट बंगाल में ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद कीजिए। आप लोग सारा क्रेडिट मैं ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने 98,67,000 वोट SIR के माध्यम से काट करके आप जैसे एक तरह से देश को जो पीछे ले जाने वाले सरकार को आमंत्रित किया है और आपकी सरकार बनाई है। वरना आप लोग सरकार बनाने के लायक हो क्या? अरे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में हमारी 10.5 की GDP थी। आज आपके टाइम में क्या हाल है GDP का? आज आपके FST डाटा सही नहीं है, इन्फ्लेशन रेट था, महंगाई की दर थी 8 से 9%। अमेरिका से कुछ 8 से 9% महंगाई की रेट थी, GDP 4% थी। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो आप? क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी और गुलशाद जी, आप दोनों देखिए ऐसे चर्चा करेंगे तो ऐसे मेरे को भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो जनता को क्या क्लियर होगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, बिल्कुल साफ बता दें। ठीक है संदीप जी, गुलशाद जी, ओंकार जी अपनी बात को रखिए। ठीक है, ओंकार जी अपनी बात को रखिए। प्रिया जी, मेरी आपसे बेनती है, कृपया बराबर का टाइम दिया दीजिए, क्योंकि देखिए आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को 3 बार दे दिया, मेरे को अभी तक 1 बार दिया। नहीं ओंकार जी, देखिए ऐसे मत कीजिए। देखिए उन्होंने बात रखी, मैं आपके पास तुरंत आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा कहना इतना है कि सबको मौका बराबर देना चाहिए। बिल्कुल रखिए अपनी बात को। लोकतंत्र का आधार चुनाव है और चुनाव का आधार वोट है। अगर वोट चोरी का इल्जाम है या वोट में गड़बड़ी का, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम है, तो बहुत गंभीर इल्जाम है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। आज हम प्रत्येक सेवा को, प्रत्येक चीज को, वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो क्या हम वोट को थंब इंप्रेशन से नहीं जोड़ सकते? क्या वोट को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते? आज अगर किसान मंडी में गेहूं लेके जा रहा है तो उसके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट नहीं कैप्चर होते तो आंखों की पुतलियां ली जा रही हैं। तो क्या वोट के टाइम में ये नहीं ली जा सकती? और मेरा ये मानना है, अगर वोट को फिंगरप्रिंट के साथ या आंख की पुतली के साथ अटैच कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा।
और जो वोट परसेंटेज है वो भी 100% तक हो जाएगा। ये कौन करेगा? ये मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे, कांग्रेस नहीं करेगी, जो सत्ता में है वो करेगा। आज बीजेपी सत्ता में है, 12 वर्ष हो ओंकार गए जी, पर इनको। बीजेपी का कहना तो ये है ना, जब विपक्ष को लगता है कि वो अब सत्ता से बाहर, यानी कि चुनाव में उनका कुछ नहीं होने वाला है, तो वो आरोप लगाने लग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं पहले ही। प्रिया जी, जब एक व्यक्ति सत्ता में है तो सत्ता को अपने हिसाब से मॉडिफाई, जनता के हिसाब से मॉडिफाई तो वही करेगा। आज जब जनता की मांग है कि वोट को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, वोट को थंब इंप्रेशन से या आंख की पुतली से लिंक कर दिया जाए, तो इसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र का आधार तो वोट है ना। अगर वोट ही चोरी होने लग जाएगी तो फिर तो विश्वास खत्म हो जाएगा। और अब धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। मैं मानता हूं इनकी 21 और 3 24 स्टेट्स में इनकी राज्य सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री बहुत गरिमा में पद है, जब कहीं टीवी चैनल पर बोल रहे होते हैं, लोग चैनल बदल देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। ये मर्यादा ठीक भी नहीं है, आने वाले समय में ये गलत बात है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोकतंत्र के आधार वोट को कंजर्व क्यों नहीं करते? क्यों आप ऐसी व्यवस्था लागू क्यों नहीं करते हैं कि आपके ऊपर उंगली ना उठे? और सत्ता किसी की बपोती नहीं होती है। अगर सत्ता बपोती होती तो आज भी अंग्रेज होते, अगर सत्ता बपोती होती तो मुगल राज आज भी कर रहे होते। सत्ता तो परिवर्तनशील है, चलनशील होती है। आज मोदी जी की सत्ता है, कल को किसी और की आ जाएगी। तो व्यवस्था व्यक्ति को ऐसी करनी चाहिए ताकि जनता के हित में काम हो। जनता को अगर शक की निगाह से देखा, जनता ने अगर शक की निगाह से देखा, तो उसका समाधान होना जरूरी है। आज प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के जी में एक बात तो आती है कि बीजेपी कुछ गलत कर रही, 100% आती है। आपके मन में भी आती होगी, मैं गारंटी से कहता हूं। जब हम वोटर लिस्ट देखते हैं, बहुत सी वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलते हमारे को, और वो नाम नहीं मिलते जो हमारे अपने होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों ना की जाए? अब SIR की प्रक्रिया का हम विरोध नहीं करते, लेकिन एक स्टेट में 1 करोड़ के लगभग वोट कट देना, ये तो बहुत अजीब बात है। और 1 करोड़ वोट अगर हम 293 सीट्स में डिवाइड करें तो तकरीबन 35,000 वोट प्रत्येक हल्के में पड़ती है। अब इतनी तो हार जीत भी नहीं है जितनी वोट काट दी गई। ये बहुत अजीब बात है। इसके बारे में सत्ता पक्ष को ध्यान रखना है, इसके बारे में विपक्ष नहीं देखेगा। और जो बार बार एक बात कही जाती है कि बीजेपी ईमानदारी से चुनाव कराती है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं। बीजेपी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करती है। चंडीगढ़ के चुनाव में हमने खुद देखा, जब मेयर प्रत्याशी का चुनाव था, अनिल मसीह ने कैमरे के ऊपर, उसको पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है, कैमरे के ऊपर कैसे वोट चोरी किए थे। ये चीजें ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था शुरू हो जाती है तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं तानाशाही और राजशाही में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति घर से वोट डालने लगता है तो एक बार जरूर सोचता है, यार वोट डाल के क्या करूंगा, वोट तो बीजेपी को ही जानी है। और अगर कोई प्रत्याशी जीत भी जाएगा तो भी बीजेपी खरीद के ले जाएगी। अब कांग्रेस के 5 विधायक इन्होंने मैनेज किए, खरीदे या इन्होंने उनका मोल लगाया, ये तो इनको पता होगा। लेकिन 5 विधायकों ने अगर क्रॉस वोट किया है तो ऐसे नहीं किया। ऐसी कोई अपनी आत्मा नहीं बेचता, ऐसी कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, चाहे डरा धमका के किया, चाहे उनको पैसे दे के किया, कुछ तो किया इन्होंने। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। विश्व कहां जा रहा है और हम विश्व गुरु बनने की बजाय विश्व चेले बनने की तरफ जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो 4थे नंबर की थी वो 3रे नंबर पर आनी चाहिए थी, 6ठे नंबर पर चलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है। आज हमें देश के विकास की तरफ देखना है। और इससे भी अजीब बात यह है, जब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी 2047 की बात करती है, 2047 में विकसित भारत की बात करती है। इन्होंने ठेका ले लिया क्या भारत का? इन्होंने हरियाणा का ठेका ले लिया क्या? ये इतनी दूरदृष्टि वाले कहां से बन गए? इतनी दूरदृष्टि इनकी कहां से होगी कि ये आज 2026 है। प्रिया जी बस एक बात खत्म करूं, आज 2026 है, बात 2047 की करते हैं। या पल का भरोसा नहीं, कल किसका राज होगा, कब इंडिया में क्या बन जाएगा, कल का भरोसा नहीं। आप 2047 की बात करते हो, इसका मतलब कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी तो है इनके पास, बात तो है इनके पास। जो 21 साल बाद की बात कर रहे हैं, ये बहुत अजीब तथ्य है।
ठीक है ओंकार जी। मनोज कुमार जी, लास्ट कमेंट। सही बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन को स्ट्रेंथन किया है, हम लोगों ने देखा पिछले चुनाव में भी अपना प्रमुख को अपॉइंट किया और सभी बूथ लेवल पे जो है उनका ये रहता है कि बूथ लेवल पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे और जो भी वोटर्स है वो भी, जैसे SIR हुआ वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो भी लोग छूटे हुए थे उनको नाम जो है इंक्लूड कराना। वहीं जो है अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, चाहे भारत कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, तो कांग्रेस का रीजनल पार्टी है क्या मनोज जी? मनोज जी कांग्रेस रीजनल पार्टी बना दिया आपने। गुलजार जी मैं आपके पास आऊंगी। एक लास्ट समय, हार्डली 1 से 2 मिनट बची है। लास्ट कमेंट साहब फटाफट खत्म कीजिए। मनोज जी थोड़ा रेक्टिफाई करें, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और सबसे पुराना संगठन है इंडिया का। 1885 में बनी थी कांग्रेस। थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए। बीच में नहीं। ठीक है मनोज जी कंटिन्यू कीजिए फटाफट से। रीजनल पार्टी बता रहे हैं, क्या देखना चाहिए ना कांग्रेस जी। कांग्रेस के बारे में बता रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से हम लोगों ने देखा हरियाणा में भी जो है इसका संगठन जो ठीक है, माफी चाहूंगी मनोज जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की कमी है। मनोज जी और साथ ही ओंकार सिंह जी, गुलशाद अली जी और संदीप हिंदुस्तानी जी, आप सभी पैनल में जुड़े चर्चा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।